साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर उपस्थित हैं हम लोग नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और ये नाइट सेशन है और नाइट सेशन में प्रतिदिन 9:30 PM में क्वेश्चन आवर होता है। और आज दिन है समान विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन आवर की। तो क्वेश्चन आवर में आज 10 के दम के तौर पर 11 क्वेश्चन आपके लिए प्रस्तुत है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में बार बार ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन आवर को। उसके पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लास्ट में सभी ग्रुप में शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि ज्यादा ग्रुप शेयर बड़ा होगा तो जितने लोग ज्यादा क्वेश्चन आवर शामिल होंगे उससे आपकी क्षमता का आकलन अच्छी तरह से हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर 11 क्वेश्चन है। गलती की गुंजाइश नहीं, थोड़ा सा क्लास आज लेट शुरू हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्लास की निरंतरता को बनाए रखने के लिए लेट नाइट भी शुरू किया गया, ध्यान रखना है। क्लास 9:30 PM में होता है और उसी टाइम में चलेगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया है तो इसके लिए असुविधा के लिए खेद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 10 कदम। पहला क्वेश्चन बायो से है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। किसको कहते हैं कोशिका का रसोई घर? बार बार एग्जाम में पूछता है, किचन ऑफ द सेल। तो ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक। तो ध्यान रखना है कि कोशिका का रसोई घर का मतलब क्या? तो रसोई घर में जहां भोजन बनता है और पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया काम करता है, प्रकाश संश्लेषण जहां घटित होता है उसी का नाम हरित लवक या इसी को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा पार्ट है कोशिका के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। यहीं पर फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है और भोजन बनता है। और जहां भोजन बनता है उसको रसोई घर कहते हैं। यहां पर गोल्जी बॉडी को मैनेजर कहा जाता है कोशिका का, क्योंकि कोशिका के सभी प्रोडक्ट का पैकिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करने की जिम्मेदारी होती है गोल्जी बॉडी की। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो सभी एग्जाम में पूछता है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से आंसर क्या है? क्लोरोप्लास्ट। आगे चलें तो कहता है नारियल का झाड़ू पौधे के किस ऊतक से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, कोई नहीं। तो कौन ऊतक है जिसका प्रयोग हम लोग झाड़ू के रूप में करते हैं? तो नारियल का झाड़ू होता है, नारियल के पत्तियों के बीच में एक हार्ड डंठल होता है, उसी से झाड़ू बनता है। तो उसके लिए कौन सा ऊतक? एक्चुअली डंठल है क्या? पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा है? कोई नहीं। तो आंसर जो है वो स्क्लेरेन्काइमा है, क्योंकि काफी हार्ड और स्टीफ होता है। और आपको पढ़ा होंगे आप लोग कि प्लांट में जब सेल वाल पर लिग्नीन का जमाव हो जाता है तो लिग्नीन के जमाव होने से बहुत हार्ड होता है और लास्ट में यह डेड हो जाता है, मृत हो जाता है। तो हार्ड और मृत होने के लिए लिग्नीन का जमाव जो है, लिग्नीन जैसे ही जम गया सेल वाल पर कोशिका के, तो ऐसे ऊतक को ही हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा सबसे हार्ड ऊतक है प्लांट में। जहां भी कोशिका को हार्ड करना होता है, स्ट्रक्चर चीफ कठोरता की जरूरत होती है, वहीं पर स्क्लेरेन्काइमा का जमाव होता है। उससे कम हार्डनेस चाहिए तो कॉलेन्काइमा की जरूरत होती है। और कॉलेन्काइमा में सेलुलोज का जमाव होता है, जबकि सबसे कोमल और मुलायम पैरेन्काइमा का, जिसमें किसी का जमाव नहीं होता है। इसमें हार्डनेस के तौर पर पूछे सबसे कठोर कौन? तो ये। उसके बाद इससे कम कठोर और सबसे कम मुलायम या सबसे ज्यादा मुलायम कौन? तो पैरेन्काइमा। तो आपके हिसाब से ऊतक जो है वो सबसे हार्ड ऊतक है नारियल का, वो डंठल जिसका झाड़ू का प्रयोग करते। तो आंसर क्या होगा? स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, इनमें से कौन सा जानवर गैस के रूप में उत्सर्जित पदार्थ निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से कौन सा एनिमल जो है उसका उत्सर्जित पदार्थ जो है वो गैस के रूप में निकलता है। तो गैस के रूप में कौन निकालेगा यही पूछ रहा। ऑप्शन है पहला शार्क है, दूसरा गाय है, तीसरा छिपकली है, चौथा तिलचट्टा। तो उत्सर्जित पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट। उत्सर्जित पदार्थ 3 रूप में निकलता है, गैस, द्रव और ठोस। ये 3 रूप में अलग अलग जानवर निकालते हैं। गैस के रूप में अमोनिया निकलता है, तो अमोनिया गैस निकालेगा। द्रव के रूप में यूरिया निकलेगा और ठोस के रूप में यूरिक एसिड निकलेगा। यही 3 चीज एक्सक्रीटरी मटेरियल के तौर पर जानवर निकालते हैं अलग अलग। और ध्यान रखना है कि जो जानवर पानी के जितने नजदीक होगा वो गैस के रूप में निकालेगा। और इसमें पानी में रहने वाला कौन जानवर है?
तो शार्क है। शार्क क्या है? मछली है। और ये ध्यान रखना है कि मछली जितनी भी होती है वो अमोनिया ही उत्सर्जित करती है। बाकी गाय स्तनधारी है जो यूरिया निकालता है। तो गाय के द्वारा यूरिया निकलता है। स्तनधारी कोई भी छिपकली सरीसृप वर्ग में जो यूरिक एसिड निकालता है, और तिलचट्टा भी यूरिक एसिड निकालता है। तो ये ठोस निकालेगा, ये ठोस निकालेगा, ये द्रव निकालेगा, और शार्क गैस निकालेगा। तो शार्क क्या है? मछली है। और मछली वर्ग वाला जितना होता है वो अमोनिया निकालता है। तो आंसर क्या होगा? शार्क आंसर होगा। चौथा सवाल कह रहा है इनमें से कौन अदिश राशि है? इनमें से कौन अदिश राशि है? ऑप्शन है आवेग, संवेग, बल, आघूर्ण, विद्युत धारा। तो हमने कहा था कि सदिश पहचानने का नियम है कि ब और ब लगा रहे तो उसको सदिश मान लेते हैं। लेकिन यहां पर सब में ब है। ब यहां भी है, ब यहां भी है, ब यहां भी है, ब यहां भी है। लेकिन ये अपवाद है और इसके हिसाब से अदिश राशि जो विद्युत धारा है। तो ध्यान रखना है क्यों? तो ध्यान रखना है कि अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, जबकि इन चारों में दिशा, इसमें भी दिशा है, इसमें भी दिशा है, इसमें भी दिशा, इसमें भी। तो दिशा होने के कारण इन तीनों में तो सदिश राशि का गुण है, जबकि ये दिशा होते हुए भी अदिश है। तो ये विद्युत धारा को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सदिश जितने भी होते हैं वो ट्रायंगल का नियम का पालन करते हैं, त्रिभुज के नियम का, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल के आधार पर हम जोड़ते हैं कि अगर ये दिया रहे तो इसका कर्ण निकाल लें तो इसके आधार पर ये कर्ण मिल जाता है। तो ऐसा कौन करता है? तो सदिश करता है। जबकि विद्युत धारा को ऐसे ट्रायंगल लॉ से जोड़ते हैं, बीज गणितीय विधि से जोड़ता है कि अगर 5 एम्पियर है और 2 एम्पियर है, जोड़ देंगे तो सीधा क्या लिख देंगे? 7 एम्पियर। ऐसे जो जोड़े तो इसी को हम ऐसे जोड़ वाले राशि को क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। मतलब ये अदिश है और बाकी त्रिभुज के नियम का पालन करता है, इसलिए क्या है? तीनों सदिश है। तो चौथा का आंसर क्या होगा? विद्युत धारा होगा। पांचवा की तरफ चले तो पांचवा क्या है? क्वेश्चन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली ध्यान रखना। तो पांचवा कह रहा है कि किस स्केल में जल का बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक होता है? तो थर्मोमेट्री से सवाल है। थर्मोमेट्री से अक्सर सवाल पूछता है, दरोगा में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है। तो थर्मामीटर का क्या फंक्शन है? तो थर्मामीटर में बॉइलिंग पॉइंट पूछा है किस स्केल में ज्यादा होगा? सेल्सियस में, रैंकिंग में, रीमन में, फारेनहाइट में। तो ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस पर जल उबलने लगे या जल क्या बनने लगे? वाष्प बनने लगे। और आपके लिए सेल्सियस है। सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी को सेंटीग्रेड कहते हैं। रैंकिन में बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 672 रैंकिन होता है। रीमर में 80 रीमर होता है, जबकि फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो इस प्रकार से ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो सबसे अधिक किसमें है? रैंकिन में है। सेंटीग्रेड में 100 है, रीमर में 80 है और फारेनहाइट में 212 है। तो सबसे अधिक किसमें? रैंकिन में। तो सबसे अधिक जल का बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक किसमें होता है? रैंकिन में होता है, क्योंकि रैंकिन छोटा स्केल है, इसमें वैल्यू ज्यादा मिलता है। छठा सवाल केमिस्ट्री से है, इनमें से किस तत्व में धूप द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकता है? ये केमिस्ट्री से भी और फिजिक्स से भी है। और ये ध्यान रखना कि जो टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों से रहेगा वहां से सवाल बहुत पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इनमें से किन तत्व से धूप द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है? तो धूप से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो उसको एक थ्योरी कहते हैं जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। कि क्या है कि एक ऐसे कोई मेटल लें और मेटल पर अगर प्रकाश किरण ऐसे गिरे तो प्रकाश किरण गिरने से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो मतलब प्रकाश होता है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो प्रकाश के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और ये खोजा था आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन के द्वारा जो खोजा गया इसके आइंस्टीन को 1922 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खोज था। तो कह रहा उसी के संदर्भ में कि कौन ऐसा तत्व है जिसमें धूप डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? लोहा, चांदी, लिथियम, कैल्शियम। कौन है? तो आंसर जो होगा वो लिथियम होगा। क्यों? तो ध्यान रखना है कि धूप से जो निकलता है इलेक्ट्रॉन वो सिर्फ अल्कली मेटल में निकलता है। तो अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। तो अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम है, बाकी ये दोनों तो हैवी मेटल है और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये दोनों से तो निकलेगा नहीं और इससे भी नहीं निकलेगा। लिथियम ही सबसे कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है क्योंकि अल्कली मेटल है। और इस रूप में ध्यान रखना है कि अल्कली मेटल से सनलाइट से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, ये ध्यान रखना है। जबकि अगर एक्सरे डाल दिया जाए, ये किरण एक्सरे होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक्सरे डालेंगे तो इन सब से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। लेकिन फोटो से या लाइट से निकलने वाला एलिमेंट जो होता है अल्कली मेटल, और इसमें ऑप्शन क्या है? लिथियम। अब चलते हैं सातवां सवाल। सब आप लोग का सही हो रहा होगा
उम्मीद करते हैं कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया गया है या ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, और ये सब सवाल एग्जाम के लिए सबसे हीट क्वेश्चंस है और इस सभी का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। कह रहा इनमें से किसका भार अधिक होगा यदि सब का 0.5 मोल हो, कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फर, किसका ज्यादा होगा। तो मोल कंसेप्ट बताया गया था, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी सब जुड़े हुए हैं, उनको जानते होंगे। तो हमने कहा है कि 1 मोल कोई भी तत्व ले लें तो इसका भार जो होता है उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है। तो 1 मोल होता तो सबका वेट एटॉमिक वेट के बराबर होता, लेकिन यहाँ कितना 0.5 मोल मतलब आधा है। तो 1/2 करेंगे तो वेट जो हो जाएगा वो क्या होगा, एटॉमिक वेट का क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, एल्युमिनियम का 27, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32। तो अगर कैल्शियम का 40 है तो 40/2 करें तो 20 होगा। अगर एल्युमिनियम करें तो 27 है, 27/2 करें तो 13.5 होगा। अगर मैग्नीशियम का 24 है तो 24/2 करें 12 होगा, और सल्फर का 32 होता है, 32/2 करें तो 16 होगा। तो सबसे अधिक किसका है भार। तो अगर 0.5 मोल सबका लिया गया है तो सबसे भार अधिक 20 किसका है, कैल्शियम का। तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम हो। बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बिल्कुल विद इन सेकंड आप बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए आपको इतना कर रहे हैं, अगर जानते हैं तो इतना पेन लगाने की जरूरत नहीं, आप देखते ही सवाल आंसर कर देंगे। और वो तब होगा जब क्लास को कंसंट्रेट होकर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास को देखेंगे। अब आगे चलें तो 8वां कथा, इनमें कौन सबसे अच्छा धातु है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बार बार पूछा जाता है, पीरियोडिक टेबल से सवाल है कि धातु सबसे अच्छा कौन है। तो पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखना है कि धातु नहीं लिखेंगे, धात्विक गुण लिखेंगे। धात्विक गुण ऐसे चलें तो घटता है, मतलब पीरियड में घटता है, और ऐसे चलें तो ये बढ़ता है। यही ध्यान रखना कि धात्विक गुण अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, मतलब ग्रुप में बढ़ेगा और पीरियड में घटेगा। ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। किसमें सबसे अच्छा धातु कौन है चारों में। तो जो सबसे नीचे हो और सबसे लेफ्ट में, वो इसी में सबसे अच्छा धातु। तो अगर ये चारों को देखें तो सोडियम पहला ग्रुप का है, सोडियम के बाद इधर मैग्नीशियम होता है 11, ये 12, और सोडियम के नीचे पोटेशियम, और पोटेशियम के नीचे बगल में कैल्शियम है। तो अगर इधर से इधर चलते हैं तो घटता है, और इधर से इधर आते हैं तो बढ़ता है। तो इस हिसाब से मैग्नीशियम से ज्यादा सोडियम का, तो मैग्नीशियम से ज्यादा सोडियम का, लेकिन सोडियम के से ज्यादा क्या है, पोटेशियम का, और पोटेशियम का ज्यादा है कैल्शियम से। मतलब क्या, इसमें सबसे अच्छा धातु कौन, तो पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम सबसे लेफ्ट में भी है और इन चारों में सबसे नीचे भी है, इसलिए पोटेशियम सबसे अच्छा धातु है इन चारों में। ये ध्यान रखना है। 9वां क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन कण का भार अधिक होता है। कौन सा कण का भार अधिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जो रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब से सवाल पूछा गया। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से कण का भार सर्वाधिक अधिक होता है, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण। तो रेडियो एक्टिविटी में जो हमने पढ़ा है कि ऐसे निकालते हैं, तो ऐसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें ऐसे आती है, कुछ इधर जाती है, कुछ ऊपर जाता है, कुछ इधर जाता है। अगर इसको अल्फा माने, ये गामा है, ये बीटा है, तो कहता है इन तीनों में किसका भार सर्वाधिक। तो ध्यान रखना है कि अल्फा का भार हीलियम +2 आयन के समान होता है, जबकि बीटा इलेक्ट्रॉन होता है, और जबकि गामा जो है इसमें कुछ होता ही नहीं है, तो शून्य है, न मास है न चार्ज है। तो ये सबसे हल्का है, इलेक्ट्रॉन हीलियम से कम भारी है, जबकि सबसे भारी कौन है, हीलियम का नाभिक है जो अल्फा के रूप में होता है। तो हीलियम का नाभिक सबसे कम सबसे भारी है, इसलिए हीलियम का नाभिक जो होता है वो अल्फा कण के जैसा होता है, इसलिए सबसे अधिक भार किसका, अल्फा का, इसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन का। इसका तो भार ही नहीं होता है, तो भार गामा का मास भी शून्य होता है और चार्ज भी शून्य होता है, यहाँ तो 0 है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इसका किसके बराबर, तो हीलियम नाभिक के बराबर, और इसलिए सबसे भारी कौन, अल्फा का। तो ये ध्यान रखना। अब आपका लास्ट में 2 सवाल आज 2 दिन के करंट से, कि करंट से सवाल जो पूछा गया है वो हमको बताया गया था, और उसी से सवाल है, तो करंट तो सबका बनता है, और ये आपका स्कोर को इंप्रूव कर देता है। और यही ध्यान रखना एग्जाम में कि करंट आपका अच्छा है तो आपका स्कोर अन्य लड़कों से अच्छा हो जाएगा। और इस रूप में ध्यान दें तो कह रहा कि स्वामित्व योजना कब शुरू हुआ था, आज ही बताया गया था शायद, तो आज ही बताया गया था सुबह। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था, और शुरू किया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर।
और राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को हर साल मनाता है। और इसीलिए उसी दिवस में 24 अप्रैल 2020 को ये स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी और प्रधानमंत्री ने इसके तहत स्वामित्व कार्ड को वितरण शुरू कर दिया, जिसके द्वारा किसानों को उनके कार्ड का ब्यौरा मिलेगा संपत्ति का और उसको दिखा करके वो बैंक से लोन ले सकते हैं, उस लोन से अपना कृषि कार्य या कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये स्वामित्व योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जो पंचायती राज दिवस जो होता है उसी दिन लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल 2020 को। तो ऐसे योजनाओं के बारे में बार बार पूछेगा। 11 नंबर सवाल कहता है कि 2020 का फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किस देश की खिलाड़ी ने जीता। तो फ्रेंच ओपन अभी समाप्त हुआ है, पुरुष एकल और महिला एकल दोनों विजेता का चर्चा किया गया था। तो यहां कहा स्पेन के थे खिलाड़ी, पोलैंड के, सर्बिया के या कोई नहीं, किस देश के थे। महिला एकल का खिताब पहली बार जीता गया और ये महिला जो थी अस्टोबेक, ये थी कहां की, पोलैंड की। स्पेन के पुरुष एकल खिताब जीतने वाले स्पेन के राफेल नडाल, हराया था सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। तो ये पुरुष वाले थे स्पेन के राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को हराया जो सर्बिया के थे, जबकि महिला जो थी वो पोलैंड की थी, अस्टोवेक ने जीता था महिला एकल का खिताब। और इस तरह ये जीतने वाली पहली पोलिश खिलाड़ी के रूप में पहला कोई ग्रैंड स्लैम जीत करके एक नया इतिहास रच दिया। और ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यही था 10 का दम आज का। थोड़ा लेट हो गया क्लास, तो उसके लिए अदरवाइज ना लें, क्लास को कंटिन्यू करें और टेलीग्राम पर सूचना मिले उसके हिसाब से काम करें। आगे जो भी क्लास होगा वो अपने टाइम पर ही होगा, ध्यान रखना है। कुछ चल रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम, इसके कारण से कुछ देर हो जाता है, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना है और क्लास को कंटिन्यू करना है। सभी लोग अपना अपना स्कोर जारी करें और निराश ना हो, जितना बने उतना में संतुष्ट रहें और इंप्रूव करने का प्रयास करें। डे बाय डे प्रतिदिन इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, यही उद्देश्य होता है क्लास करने का। तो थैंक यू, शुभ रात्रि। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। बोलिए एक बार सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।